द फेनोमेनन ऑफ, देखो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 6th यूनिट एनसीईआरटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। फैराडे ने कहा इसका उल्टा भी होता है। क्या होता है? यदि किसी भी कंडक्टिंग रॉड में या कंडक्टिंग कॉइल में या किसी कंडक्टर में यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर दो तो उसमें करंट डेवलप हो जाता है। जस्ट रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में था यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फैराडे ने जस्ट रिवर्स कहा, यदि किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करो, यदि ओपन है कंडक्टर तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यदि यही क्लोज कर दो, एक क्लोज वायर बना दो तो उसमें करंट डेवलप हो जाता है जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो वही हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे कैसे चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या क्या करें जो हमारा इंड्यूस करंट का डेवलपमेंट होगा। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दो, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, या रिलेटिव मोशन चेंज कर दो, या ओरिएंटेशन चेंज कर दो। तो तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस्ड करा सकते हैं क्लोज कंडक्टिंग सर्किट में, ओपन में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करा सकते हैं। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ जनरेटिंग, क्या जनरेटिंग? करंट। यदि क्लोज होगा तो, क्लोज नहीं होगा तो सिर्फ ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग सर्किट। ऐसा सर्किट जो कंडक्टिंग है, कैसे? बाय द चेंज इन क्या क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज करके, पोजीशन चेंज करके, ओरिएंटेशन एंगल चेंज करके ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इसको ईएमआई कहते हैं। ईएमआई कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द ईएमएफ सो डेवलप्ड is called induced EMF. Induced EMF. The current in closed circuit is developed is called induced current. Induced current. तो द फेनोमेनन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट in a coil, in a circuit, in a conducting circuit, when magnetic flux is changing through it, whatever be the method to change the magnetic flux through the circuit. तो किसी भी तरीके से यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं, तो क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट होता है क्लोज सर्किट में। ओपन में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, तो हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन आ गया, अब हमने अभी बोला जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, तो अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इज मेजर्ड बाय द, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस held in magnetic field is measured by the total number of magnetic field lines
पासिंग और क्रॉसिंग एक ही चीज है, दैट सरफेस नॉर्मली। जैसा कि हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली। सिमेट्रिक उसी तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस नॉर्मली। तो मैथमेटिकली इसको हम कहते हैं इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। जैसे मान लो ये सर्किल, ये हमारा सरफेस है, इसका एरिया होता है एन कैप डायरेक्शन। हम मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है, ए वेक्टर इक्वल टू ए और एन कैप। तो इट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। तो ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्मल टू द सरफेस या फिर एरिया वेक्टर। तो बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो इफ थीटा इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, मैक्सिमम बी ए। थीटा 180 मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, माइनस बी ए। थीटा 90 डिग्री मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। ये ध्यान रखना था, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग या पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। इट इज स्केलर क्वांटिटी बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। थीटा 0 डिग्री तो कॉस 0 1 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी ए मैक्सिमम वैल्यू। और 0 कब हुआ, थीटा 90 डिग्री पे 0। ये स्केलर क्वांटिटी है, ऑल डॉट प्रोडक्ट्स आर स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट मैक्सवेल 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। एक और एसआई में हम लेते हैं वोल्ट सेकेंड। वोल्ट सेकेंड इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे फेमस यही है, वेबर। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी थी। इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। डायमेंशन कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। यहां से बी निकाल लो, तो एफ बाय क्यू वी साइन थीटा। ए और कॉस थीटा और साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है। फोर्स का एम एल टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, चार्ज करंट इंटू टाइम ए टी, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, टी और टी माइनस 1 कट गया, ये कट गया, तो देखो एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे भी निकाल सकते थे हमने अभी सिखाया था कि ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट सेकेंड। वोल्ट सेकेंड से हम निकाल सकते हैं। वोल्ट क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज इंटू टाइम। ये हो गया वर्क इंटू करेंट, तो ये हो गया एम एल टू टी माइनस 2 वर्क बाय करेंट ए माइनस 1। डायरेक्ट हम कर सकते थे, इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपने क्या सीखा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डायमेंशन और यूनिट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, इट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन कैसे है, नॉर्मल टू द फील्ड। प्लेन कैसे है, नॉर्मल टू द फील्ड। इसका मतलब यदि ये फील्ड है, फर्स्ट केस में यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो प्लेन ऑफ द कॉइल कैसे है, दिस इज द नॉर्मल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये थीटा, ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल। ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर। अब देखो हम क्या लेते हैं कॉइल का एरिया वेक्टर, तो एरिया किधर होगा, इधर ना, ठीक है। अब फ्लक्स में हमने क्या सीखा, फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, बी ए कॉस 0 क्या होता है 1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है 0.3 टेस्ला। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एसआई में ले लो, 30 इंटू 10⁻² इंटू 20 इंटू 10⁻²। ये कितना हो गया, एक जीरो से ये डेसिमल हटा दो, 180 10⁻⁴, 1.8 इंटू 10⁻² वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब सेकेंड केस में क्या करता है, ये तो फर्स्ट केस था नॉर्मल टू द फील्ड है, कौन, प्लेन ऑफ द कॉइल। सेकेंड केस में क्या करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, प्लेन ऑफ द कॉइल इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। सेकेंड केस में प्लेन ऑफ द कॉइल 30 डिग्री है फील्ड का। तो ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये हुआ मान लो कॉइल, प्लेन ये हुई, ये दिस इज 30 डिग्री, नॉर्मल ये हुआ कॉइल का, कॉइल पे एरिया वेक्टर इधर होगा, ये थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चूंकि हम क्या लेते हैं एरिया वेक्टर, जैसे ये कॉइल है तो इस पे नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर। यहाँ पे कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब प्लेन है 30 डिग्री पे, तो नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन हुआ 60 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, सेकेंड केस में बी ए cos 60, मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला, एरिया है 30/20 यानी 20/30, 20 इंटू 10⁻², 30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर में कर दिया, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से ये गया 10, 10 से डेसिमल गया, ये कितना हुआ 3 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस में कहता है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू कितनी है 0.3 टेस्ला। अब क्या कहता है, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द फील्ड, यानी प्लेन जो कॉइल का है, दिस इज द कॉइल, इस तरह से है, ये पैरेलल टू द फील्ड है। तो देखो इस पे नॉर्मल इधर हुआ ना, एरिया वेक्टर, दोनों बीच के एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थर्ड केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू बी ए cos 90, या cos 90 क्या होता है 0 वेबर। दिस इज द आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.3 जे कैप टेस्ला। जे कैप मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस। फाइंड द फ्लक्स, मीन्स कौन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इफ एरिया वेक्टर इज गिवन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वेक्टर में 0.3 जे कैप इन टेस्ला, और एरिया वेक्टर क्या हमारा 2i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप इन मीटर स्क्वायर। तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट, तो 0.3 जे कैप डॉट 2i कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो हम क्या जानते हैं, ए डॉट
बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0, चूंकि इसमें एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 0.3 जे क्रॉस आई क्या हो गया 0, तो क्या कहेंगे 0.3 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 जे डॉट जे 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा 0.5 इन 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट विल बी 1.5 वेबर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फेराडेज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फेराडे ने 2 लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कंडक्टिंग सर्किट में तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट डेवलप होगा। कब तक, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी, इट विल बी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी d∅dt के बराबर होगा। वही हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो फेराडे ने क्या किया था, पहले एक्सपेरिमेंट किया था, फेराडेज लॉ, उसके बाद देखना फेराडेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, ये समझने की चीज है, पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में। जैसे मान लो एक कॉइल ले लिया, इसमें सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। यदि करंट इसमें आएगा तो क्या होगा, करंट का जैसे इंडक्शन होगा, जैसे फ्लो होगा, वैसे गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, सडन डिफ्लेक्शन। अब देखो क्या क्या इन्होंने, एक मैग्नेट लाया नजदीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। इन्होंने पहले दोनों, जैसे मान लो मेरा ये जो उंगली है, मैंने जो क्लोज किया हुआ ये है, क्या है ये, सर्किट, क्लोज मेटालिक रिंग, ये है मैग्नेट। जब हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं रखते, जिस स्पीड से इस फर्स्ट वाले को घुमा रहे हैं उसी स्पीड से किसको ले जा रहे हैं, मैग्नेट को, तो कहता है कि कोई भी करंट का इंडक्शन नहीं होता। लेकिन जब भी रिलेटिव मोशन करते, जैसे मान लो हमने क्या किया, कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को मोशन कराना शुरू किया, तो जैसे मैग्नेट को मोशन कराया, कॉइल को स्टेशनरी रखा, तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। तो उस केस में क्या हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल विल बी चेंजिंग, जिसके कारण इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर शोज सडन डिफ्लेक्शन, जैसे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुई। फिर इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मोशन किया, तो भी रिलेटिव मोशन है, कॉइल में फिर फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, तो भी देखा डिफ्लेक्शन था। फिर इन्होंने क्या किया, काफी स्पीड और स्लो करके मोशन कराना शुरू हुआ, तो इन्होंने देखा जितना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, जितनी स्पीड चेंज करे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है, किससे, इस सर्किट से, इस कॉइल से। फिर इन्होंने क्या किया, कॉइल को स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को घुमाना शुरू किया, तो मैग्नेट को जब रोटेट करना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, या कॉइल को ही घुमाना शुरू किया, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज हुआ, तो ओरिएंटेशन चेंज होने से भी देखा सडन डिफ्लेक्शन था। तो इसको एक तो मैग्नेट के तरीके से किया, और दूसरा एक्सपेरिमेंट पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सर्किट ले लिया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, की और सेल लगा दिया था, और यहाँ पे कॉइल ले लिया था, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। इसमें देखा, जो इसमें मान लो रेजिस्टेंस लगा दिया, पहले रेजिस्टेंस लगा दिया, की है अंदर में, ऑन किया और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज किया, तो करंट की वैल्यू चेंज होती गई। करंट की वैल्यू चेंज होने से क्या देखा, इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ती गई, यानी करंट की वैल्यू इसमें इंक्रीज करना शुरू कर गया। तो इसी के बेस पे इन्होंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, यदि क्लोज सर्किट है तो इन्होंने क्या किया, जैसे नॉर्थ पोल को जब नजदीक लाया तो देखा इसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुआ कॉइल में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इसी मैग्नेट को राइट मूव कराना शुरू किया, तो क्या देखा, इस बार कॉइल में साउथ पोल जनरेट हुआ, मतलब क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, मैग्नेट के साउथ पोल को नजदीक लाना शुरू किया,
जैसे साउथ पोल आया तो देखा इसमें फिर क्लॉकवाइज में करंट का प्रोडक्शन हुआ, मतलब साउथ पोल जनरेट हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, मैग्नेट को, साउथ पोल था, इसको दूर ले जाना स्टार्ट किया राइट साइड, तो क्या देखा इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन हुआ, यानी नॉर्थ पोल जनरेट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा, जो फैराडे ने क्या नोटिस किया, उन्होंने एक तो देखा जब भी फील्ड लाइंस होगा चेंज तो करंट का प्रोडक्शन होगा, यदि ओपन रहता तो ईएमएफ का प्रोडक्शन होता, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता। तो इन्होंने देखा यदि हम नॉर्थ पोल नजदीक लाते हैं तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होता है, मतलब यहां पे रिपल्सन हो रहा है। नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हुआ, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। यदि साउथ पोल को नजदीक लाया तो साउथ पोल जनरेट हो रहा है, यानी यहां भी रिपल्सन की बात हो रही है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, साउथ पोल दूर ले जा रहे हैं, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुआ, इसका मतलब यहां अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें आपने क्या देखा, जो जिसके कारण डेवलप हुआ उसी का अपोज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये सीखा जब भी फील्ड लाइंस क्रॉस होगा तो फील्ड लाइंस के क्रॉस होने से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के चेंज होने से कॉइल में करंट का डेवलपमेंट होता है। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट, ये तीन तरह से एक्सपेरिमेंट किया, एक तो मैग्नेट को लेके, एक करंट कैरिंग सर्किट को लेकर के, और एक ओरिएंटेशन चेंज करके। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने दो लॉ दिया, उसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसका फर्स्ट लॉ कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ कहता है whenever amount of magnetic flux, यानी magnetic field lines, whenever amount of magnetic flux changes in a coil या in a conducting circuit, whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes, ये भी लिख सकते हो, ये भी कह सकते हो whenever amount of magnetic flux linked with a conducting circuit, या coil लिया है तो coil changes, EMF is induced, EMF is induced in the सर्किट या क्वाइल, ईएमएफ इंड्यूस होगा। यदि क्लोज है तो करंट, क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगा, ओपन है तो सिर्फ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इट लास्ट्स सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। इन्होंने क्या कहा, जब तक किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जैसे ये मान लो कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। जैसे चेंज बंद हो गया, जैसे स्टेशनरी रख दिया, या रिलेटिव मोशन नहीं है, मोशन तो है दोनों में लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है, तो भी हमने क्या देखा, कोई इंड्यूस्ड करंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही था इसका फर्स्ट लॉ। और इसमें यह भी देखा जितना फास्ट हमने मोशन कराया था, रिलेटिव मोशन, उतनी ज्यादा करंट का प्रोडक्शन हुआ था, ईएमएफ जनरेट हुआ था। यही है इसका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, ये कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit, through the conducting circuit।
थ्रू द कंडक्टिंग सर्किट या क्लोज लूप जो भी है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फ्लक्स क्या है? टोटल फ्लक्स, नॉट ओनली फॉर वन टर्न, इफ देयर आर एन टर्न्स तो सब मिला के जो फ्लक्स है दैट इज डी फाई बाय डी टी। यदि हम एक टर्न के लिए डी फाई बाय डी टी बोलेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज को, जो इसका क्या मीनिंग है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमने अभी भी सीखा था, क्या देखा था, इस कॉइल में यदि गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, यदि नॉर्थ पोल हमने नजदीक लाया है, इसमें नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई थी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ था, तो जिसके कारण डेवलप हुआ उसका अपोज कर रहा है, इसलिए निगेटिव साइन। निगेटिव साइन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जिसको लेंज लॉ से हम सीखते हैं। ठीक है, यही दो लॉ है। तब देखो लेंज ने क्या कहा था, एक टर्म देख लो, लेंस लॉ क्या कहा था, उन्होंने इसी बातों को बताया जो इसने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में किया है, उसी को लेंस साहब ने बोला था। तो लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ, इन्होंने कहा द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the change responsible for its production, इन्होंने क्या कहा था? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, अभी हमने क्या देखा था, नॉर्थ पोल के आने से नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई थी, तो अपोज किया। नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो इसमें क्लॉकवाइज करंट यानी साउथ पोलैरिटी डेवलप हुई, अट्रैक्शन जाने का अपोज कर रहा है, तो जिसके कारण डेवलप हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का अपोज कर रहा है। दिस इज द लेंज लॉ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे एक देख लो, ये कॉइल है, जैसे ये कॉइल दे दिया, अब कह दिया जी यहां से नॉर्थ पोल ला रहे हो, तो बताओ करंट का क्या प्रोडक्शन होगा? तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं और यहाँ पे कॉइल दे दिया, कॉइल मतलब ऐसे है 3D में, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये ऐसे नॉर्थ पोल बाहर ले जा रहे हैं, तो इसमें साउथ पोलैरिटी सामने वाले फेस पे डेवलप होगा, तो सामने वाले फेस पे साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होता है। 3D में ये सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ फिर से देखो, यदि ये कॉइल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यदि नॉर्थ पोल नजदीक लाते हैं तो इसमें नॉर्थ पोलैरिटी सामने वाले पर डेवलप होगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यदि नॉर्थ पोल को हम दूर ले जा रहे हैं तो इसमें साउथ पोलैरिटी डेवलप होगा, क्योंकि जाने का अपोज करता है, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में करंट का प्रोडक्शन होगा। यही बताया था किसने? लेंज ने। इसको लेंज लॉ कहते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। तो देखो दिस इज द फ्लक्स, फ्लक्स हमारे पास कितना है? फाई इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। तो कहता है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड करंट। एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? तो E इक्वल टू, यदि मैग्नीट्यूड निकालूं तो माइनस डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, ये कितना होगा? 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू कितना टाइम दिया हुआ है? 2 सेकेंड। क्या होगा? तो E इक्वल टू 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, 60 प्लस 16 प्लस 2, 78 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, दिस विल बी 78 बाय 5, 15
15.6 एम्पियर, दिस इज आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया d5/dt, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला। फिर किस टाइम में पूछ रहा है उसका निकाल लिया, ठीक है। फिर जाके इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, आंसर आ गया 15.6 एम्पियर। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर लूप है, साइड है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द लूप क्या होगा। तो देखो साइड कितना है स्क्वायर लूप का, 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर, एरिया इक्वल टू 10⁻⁻1 स्क्वायर, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप। रेजिस्टेंस इज गिवन R इक्वल टू 0.70 ओम, प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.10 टेस्ला, सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो ईस्ट वेस्ट में प्लेन है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री होगा ना, 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। आप और क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, ये स्टार्टिंग का मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कहता फाइनल मैग्नेटिक फील्ड V2 हो गया 0 टेस्ला, कब, स्टेडी रेट से इन 0.70 सेकेंड, जब टाइम हो गया 0.70 सेकेंड। तो देखो सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स क्या हुआ हमारा, BA cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1, एरिया कितना है 10⁻⁻2, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो 10⁻³ वेबर, ये इनिशियल फ्लक्स हुआ। फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा हमारा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड माइनस d5/dt, चेंज इन फ्लक्स φ2 माइनस φ1 बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो देखो कितना हो गया 10⁻³ वोल्ट, नहीं दिस डिवाइडेड बाय टाइम भी है, टाइम कितना है 0. टाइम क्वेश्चन में गिवन है 0.7 सेकेंड, दिस वोल्ट यानी कितना हो गया 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7√2 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन है, तो इंड्यूस्ड करंट निकल गया, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इंड्यूस्ड करंट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7√2 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 0.7, डेसिमल से और 10 आ गया, तो हमारा हो गया 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 49√2, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो हो गया ऊपर में √2 मतलब 1.414 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 10⁻⁻1, इसका कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन कितना आ रहा है देखो, तो ये करो, इसको डिवाइड करो, आसानी से आंसर आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देखो ना डिवाइड करो तो 2 बार तो आएगा ही ना 44, तभी तो आएगा फिर 390।